दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध के निगमन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इसको जानने के लिए सिंपली से हमको यहाँ पर एक चित्र ड्रा करना होगा और उस चित्र के माध्यम से हम सारी बातों को सही से जान पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये ले रहे हैं हमारा ये जो है ये हमारा है अवतल दर्पण। अब दोस्तों इस अवतल दर्पण में जो हमारा द्वारक है दर्पण का वो है यम1 और यम2। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो ध्रुव है वो है P और फोकस बिंदु जो है वो है F और उसके बाद में वक्रता केंद्र जो है वो है C। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण A मुख्य अक्ष के समांतर आती है और आकर दर्पण के B बिंदु पर टकराती है। अब चूंकि हम सभी को पता है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद में फोकस बिंदु से होती हुई जाती हैं। तो ये बी बिंदु पर टकराया। अब बी बिंदु पर टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से होते हुए आगे चला गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये जो प्रकाश किरण आई ए बिंदु से चली और मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण के बी बिंदु पर टकराई और दर्पण के बी बिंदु पर टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से होती हुई आगे चली गई। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो बी बिंदु है अर्थात ये जो प्रकाश की किरण आई थी वो जिस बिंदु पर टकराई अर्थात ये जो बी बिंदु है बी बिंदु से लेकर और अगर हम वक्रता केंद्र तक का एक यहाँ पर खींच दें काल्पनिक रेखा तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा अभिलंब। अब ये अभिलंब कैसे बना इस बात को यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश के परावर्तन का ये जो चित्र है यहाँ पर हम शो कर दे रहे हैं। अब दोस्तों इस चित्र में क्या हुआ कि यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है और आकर दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर जैसे ही पड़ती है वो फिर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इस आपतित किरण और परावर्तित किरण में के बीच में एक हमने यहाँ पर लाइन खींचा था जिसे हमने बोला था अभिलंब। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूंगा कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच में जो ये कोण बना है ये कोण आपका कहलाता है आपतन कोण। और उसके बाद में जो परावर्तित किरण ऊपर की तरफ आई है और अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बना है वो आपका है परावर्तन कोण। तो ठीक इसी प्रकार आप अपने इस अवतल दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण आपतित हुई और दर्पण पर टकराई तो ये हमारी हो गई आपतित किरण और उसके बाद में ये परावर्तित हुई और परावर्तित होने के बाद में फोकस बिंदु से चली गई। तो ये जो प्रकाश की किरण बी से लेकर और यफ तक गई ये आपकी है परावर्तित किरण और बीच में हमने बी से लेकर सी तक एक काल्पनिक जो रेखा खींचा वो हमारा हो गया अभिलंब। अब यहाँ पर अगर हम आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात करें तो ये जो यहाँ पर प्रकाश की किरण ये जो आई ए से लेकर बी तक और बी से सी तक, अब यहाँ पर ये जो ए बी सी ये हमारा हो जाएगा, इसके बीच का जो कोण है ये हमारा है आपतन कोण, क्योंकि ये जो हमारा ए प्रकाश की किरण आ रही है ये आपतित किरण है और बीच में ये जो बी सी है ये अभिलंब है। तो हमको पता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आपतन कोण, यानी कि ए बी सी हमारा हो गया आपतन कोण। अब यहाँ पर हम बात करते हैं परावर्तन कोण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो परावर्तन कोण है ये जो बी बिंदु है बी बिंदु से अगर हम सी बिंदु तक बात करें और उसके बाद में ये जो एफ बिंदु तक बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण, क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तित किरण और उसके बाद में अभिलंब के बीच में बना कोण जो होता है वो होता है हमारा परावर्तन कोण। तो ये कुल मिलाकर हमारा हो गया परावर्तन कोण सी बी एफ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने पढ़ा था जो परावर्तन का नियम, उसमें हमने बताया था कि ये जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर हमने लिया था आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से और यहाँ पर लिखकर बताया था आई बराबर आर। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे इस अवतल दर्पण में भी होगा, यहाँ पर भी आपतन कोण और परावर्तन कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात कहने का मतलब है कोण ए बी सी और उसके बाद में सी बी एफ ये दोनों के दोनों कोण हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ए बी सी है ये हमारा आपतन कोण है और ये जो सी बी एफ है ये हमारा परावर्तन कोण है। तो यहाँ पर हम इस चित्र को उठाकर ऊपर एडजस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। तो ये हमारा हो गया और यहाँ पर इसके आगे लिख देंगे परावर्तन के नियम से और इसको समीकरण नंबर फर्स्ट बना देंगे।
तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमने जो लिख रखा है वो लिख रखा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के नियम से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे स्टेप पर। तो दूसरे स्टेप पर बात करने के लिए हम इस चित्र को फिर से यहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ए, बी और सी और एफ है, इस चित्र को अगर हम यहाँ से निकाल लें तो ये चित्र कुछ इस प्रकार से है और ये गया है और ये गया है। तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं और ये जो पुराना वाला चित्र हमारा अवतल दर्पण वाला है इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं और इसको यहाँ पर हम बताते हैं। तो ये हमारा ए, बी, सी, एफ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये सी वाला जो कोण है और उसके यहाँ पर ये जो बी वाला कोण है और वहाँ पर नीचे जो सी वाला कोण है, ये दोनों कोण ही हैं एक दूसरे के एकांतर, और जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोण ए बी सी और उसके बाद में यहाँ पर बी सी एफ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इस चित्र को हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, और उसके बाद में यहाँ पर इसके सामने लिख देते हैं एकांतर कोण से, और उसके बाद में समीकरण नंबर सेकंड बना देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमको दो समीकरण मिल चुका है और पहले समीकरण में है कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, और उसके बाद में दूसरे समीकरण में है कोण ए बी सी बराबर बी सी एफ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से कोण ए बी सी का मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ए बी सी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, और उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे अगर हम सेकंड समीकरण के ए बी सी जो है उसके स्थान पर हम रख देंगे पहले वाले समीकरण में जो ए बी सी का मान है वो है सी बी एफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी बी एफ। तो यहाँ पर ये जो हमें अगला समीकरण मिलेगा वो मिलेगा कोण सी बी एफ इजिकल टू कोण बी सी एफ। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट दूसरा स्टेप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे स्टेप पर। दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जो अभी हमको समीकरण मिला है कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ, इसको अगर हम चित्र में देखें तो यहाँ पर हमको समझ में आएगा। तो इस चित्र को हम फिर से यहाँ पर नीचे ड्रा करते हैं और यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं सी और उसके बाद में बी और एफ को। तो यहाँ पर हमको मिला सी बी एफ, तो यहाँ पर ये जो बी वाला कोण है ये, और बराबर कर कर हमारा है बी सी एफ, तो बी सी और एफ, तो ये वाला कोण, अर्थात एक ही त्रिभुज के क्या हुए दो कोण जो हैं ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अब इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं और इस चित्र को ऊपर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज है और यहाँ पर है बी सी एफ। अब यहाँ पर हमको जो कोण मिला है वो पहला क्या है सी बी एफ बराबर बी सी एफ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कोण है और यहाँ पर एक ही त्रिभुज का जो नीचे वाला कोण है ये दोनों के दोनों कोण बराबर हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस चित्र में अगर हम देखें तो ये जो बी के सामने का भुजा है वो है एफ सी, तो यहाँ पर एफ सी बराबर, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो सी के सामने का भुजा है वो है बी एफ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ सी बराबर बी एफ। अब अगर इसको हम पक्षांतर कर लें तो यहाँ पर बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया अगला स्टेप कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके अगले स्टेप के बारे में। अब दोस्तों इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर बी एफ इजिकल टू एफ सी जो हमको मिला हुआ है इसको लिख लेते हैं, और अब हम यहाँ पर चित्र को फिर से ड्रा करते हैं इस चित्र को यहाँ पर, और इस चित्र में आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बी से एफ की दूरी तिरछी है ये दूरी पी एफ के लगभग बराबर है। क्योंकि यहाँ पर जो दर्पण का द्वारक है M1 M2 ये बहुत छोटा है, और छोटा होने के कारण ये जो बी बिंदु है ये बहुत नज़दीक है, बहुत पास है इस पी बिंदु के, इस कारण से ये लगभग ये जो बी से एफ की दूरी है वो पी एफ के बराबर होगी। तो इस चित्र को हटाते हैं और यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं बी एफ इजिकल टू एफ सी हमने लिख रखा है, और बराबर अब हम लिख सकते हैं पी एफ अर्थात ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी। अब ये हमें तीन चीज़ मिल गई, बी एफ इजिकल टू एफ सी इजिकल टू पी एफ। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर हम एक बार चित्र में देखें तो यहाँ पर P से C तक की दूरी हमारे वक्रता त्रिज्या, तो हम यहाँ पर PC बराबर लिख सकते हैं P से F तक की दूरी प्लस F से C तक की दूरी, इसको हम जोड़ दें तो हमारा PC का मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PC इजिकल टू
पी एफ प्लस एफ सी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एफ सी है, एफ सी के स्थान पर हम पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जिस ऊपर वाले में देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमको मिला था बी एफ इजिकल टू एफ सी इजिकल टू पी एफ। तो एफ सी का मान जो है यहाँ पर पी एफ है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एफ सी है, एफ सी के स्थान पर पी एफ लिख देंगे, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा पी सी इजिकल टू टू पी एफ। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो टू पी एफ है, अब यहाँ पर मान रखेंगे कि ये जो पीसी है, पीसी क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या, अर्थात वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से। तो पीसी के स्थान पर हम लिख देते हैं आर और बराबर लगाते हैं, और उसके बाद में टू लिखा है, टू लिख देते हैं, और यहाँ पर पी एफ है, तो पी एफ जो है, पी से एफ तक की जो दूरी है हमारी चित्र में, वो है हमारी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ, अर्थात यहाँ पर हो गया आर इजिकल टू टू एफ। अब अगर यहीं पर हम इस टू का पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा एफ इजिकल टू आर अपान टू, अर्थात फोकस दूरी बराबर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या बटा 2 हो जाएगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का निगमन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।